स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आजकल IAS और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड जिस तरह से बदल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल परीक्षा में जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, जैसे अक्सर करंट की किसी न्यूज को आधार बनाकर उसके बैकग्राउंड से सवाल पूछते हैं या फिर स्टैटिक पार्ट से सवाल पूछते हैं, ऐसे में करना क्या है, बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को बदलना है और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को कलेक्ट करना है, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने एक साथ सब कुछ याद करने का चैलेंज ना रहे और आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को लेते हैं, समझते हैं, जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना हो। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री का भारत दौरा, चीन को बताया लार्जेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी। ऑस्ट्रेलिया का दावा कि हैरान करने वाला है चीन का असर्टिव बिहेवियर। चीन की मेजबानी में शुरू हुआ ब्रिक्स सम्मेलन, 24 जून को आयोजित होगा ब्रिक्स प्लस देशों का एक विशेष सत्र। 2011 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स समूह का नाम पड़ा था ब्रिक्स। और लॉन्च हुआ पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24। NSIL ने तैयार किया यह सैटेलाइट। GSAT-24 के साथ ही MESAT 3D भी किया गया लॉन्च। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS के YouTube चैनल पर 21 जून से मेंस 100 सीरीज की शुरुआत की गई है। इसमें UPSC के GS के चारों पेपर्स को कवर किया गया है। ये लाइव प्रोग्राम हर दिन शाम 6 बजे आ रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारी ये पहल आपके मेंस के प्रिपरेशन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आइए खबरों की शुरुआत करें। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स 4 दिनों की यात्रा पर भारत आए थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मंत्री ने चीन को अपने देश के लिए लार्जेस्ट सिक्योरिटी एंजाइटी बताया है। लद्दाख में चीन के एनक्रोचमेंट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ा है। मार्ल्स ने कहा कि इन दिनों जिस तरह चीन असर्टिव बिहेवियर अपना रहा है और दुनिया को जैसा शेप देना चाह रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट चेंज हुई है। गवर्नमेंट चेंज के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत की ये पहली हाई लेवल विजिट थी। पिछले महीने कंजर्वेटिव कोएलिशन के स्कॉट मॉरिसन को हराकर सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी के एंथनी एल्बेनीज नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात करें तो इसी साल अप्रैल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए करार हुआ था। जून 2020 में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति जताते हुए एक दूसरे के मिलिट्री बेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल करने की डील पर साइन किए थे। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी MLSA के जरिए दोनों देश एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल रिपेयर, सप्लाई और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन के लिए करते हैं। नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने PC में ऑकस का जिक्र किया। तो आइए ऑकस क्या है इसे समझ लेते हैं। ऑकस मतलब AUKUS। 2021 में इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई, जिसे ऑकस कहते हैं। ये देश आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। माना जाता है कि ऑकस के जरिए अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन की असर्टिव एक्शंस पर कंट्रोल करना चाहता है। कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ये तीनों कंट्रीज पहले ही फाइव आइज अलायंस के जरिए इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। फाइव आइज अलायंस कोल्ड वॉर के दौरान बना एक अलायंस है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट करता है। बात ब्रिक्स सम्मेलन की करते हैं। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन चीन की मेजबानी में किया जा रहा है। 23-24 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे चर्चा में शामिल किए गए हैं।
24 जून को ब्रिक्स प्लस देशों का एक सत्र आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स प्लस की संकल्पना चीन द्वारा पेश की गई थी। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से देशों को शामिल किया जाएगा जो कि कोर ब्रिक्स देशों से अलग होंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का प्रयोग वर्ष 2021 में एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप दिया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2011 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम पड़ा था ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। NSIL ने पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 लॉन्च किया है। ये डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो ने NSIL के लिए तैयार किया है। फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया। NSIL की बात करें तो इसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। यह इसरो का एक कमर्शियल आर्म है। जून 2020 में सरकार द्वारा स्पेस रिफॉर्म अनाउंस किया गया था, जिसके अनुसार NSIL डिमांड ड्रिवन ऑपरेशनल सैटेलाइट मिशंस को डील करने के लिए बना है। साथ ही सैटेलाइट को बनाने, लॉन्च करने, ओन करने और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इसकी है। GSAT-24 की पूरी कैपेसिटी टाटा प्ले द्वारा यूटिलाइज की जाएगी। GSAT-24 के साथ ही एरियन 5 से मेसैट 3D भी लॉन्च किया गया, जो कि मलेशियन ऑपरेटर मेसैट के लिए था। GSAT-24 के डिमांड ड्रिवन मोड का कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने का मतलब है जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो इसकी जानकारी पहले से होती है कि इसके एंड कस्टमर्स कौन होंगे, साथ ही किस तरह का यूटिलाइजेशन इसका होने वाला है। पहले ज्यादातर सप्लाई ड्रिवन मोड का इस्तेमाल होता था। साइंटिस्ट की एक टीम ने अंडमान और निकोबार के पास समुद्र में एजुक्जेंथेला कोरल्स की कुछ स्पीशीज का पता लगाया है। भारतीय क्षेत्र के समुद्र में इस तरह की स्पीशीज पहली बार देखी गई हैं। टीम के मुताबिक ये चारों ही प्रजातियां कोरल्स की फ्लैबिलिडा फैमिली से हैं। इन स्पीशीज में ट्रंकेटोफ्लैबिलम क्रेसम, टी इनक्रोस्टेटम, टी एक्युलिएटम और टी इरेगुलर शामिल हैं। इन स्पीशीज को इससे पहले जापान सी और फिलीपींस सी में देखा जा चुका है। आपने कोरल्स के बारे में किताबों में अक्सर सुना होगा कि ये सिर्फ उथले पानी में ही रहते हैं। यह ज्यादातर मामलों में सही है, क्योंकि ऐसे कोरल्स का संबंध जुक्जेंथेला से होता है और जुक्जेंथेला उथले पानी में ही रह सकते हैं। जुक्जेंथेला एक तरह के शैवाल हैं जो ज्यादातर पॉलिप्स के साथ रहते हैं। एजुक्जेंथेला भी कोरल्स के ग्रुप हैं, लेकिन इनमें जुक्जेंथेला नहीं होते। जुक्जेंथेला के उलट इनके ज्यादातर स्पीशीज गहरे समुद्र यानी 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। हालांकि उथले जल में भी इन्हें देखा जा सकता है। ये अपना पोषण सनलाइट से नहीं बल्कि कुछ खास तरह के प्लैंकटन से करते हैं। एजुक्जेंथेला हार्ड कोरल्स के ग्रुप होते हैं। भारत में हार्ड कोरल्स की करीब 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 90% अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।